कल हमने स्टडी किया था परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ना, वो समझ आ गया था कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है। बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी होती है जिन पे हम फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे फोर्स को रिमूव करे तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लौट आए। जैसे कि हमने रबर का बैंड लिया, उसको हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा तो वापस से बैंड वहीं चला जाता है, रबर वहीं चली जाती है। तो ऐसी बॉडी हमारी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। that body which have tendency to recover its original configuration, उन बॉडी को हम कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे हमने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और हमने फिर उसको रिमूव किया, आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसने रिसीव नहीं किया, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी। जैसे कि गीली मिट्टी है आपके पास, उसे आपने ऐसे प्रेस किया, या आटा या गूंदा हुआ उसको ऐसे प्रेस किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो क्या वो वापस आ जाएगा फिर दोबारा से? नहीं आएगा ना। तो ऐसी बॉडी हमारी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया नॉट हैव टेंडेंसी, इसकी डेफिनेशन बना देंगे। ये कोई ना लिखी थी आपने, परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी लिख लेना अभी से, कोई बात नहीं। एक बॉडी और होती है जो मैंने नहीं बताई थी, उसको कहते हैं हम रिजिड बॉडी। रिजिड, ये ऐसे ही ध्यान रखना, बस ऐसे ही रिजिड, ये वर्ड यूज करेंगे हम क्योंकि रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बच्चों उनको कहते हैं जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज ना हो, बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, तो हम पत्थर को कहते हैं भाई ये आपकी रिजिड बॉडी है। जैसे कि आयरन है, आयरन पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो बात अलग है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जिनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो मामूली फोर्स लगाने से, ऐसी बॉडी आपकी रिजिड बॉडी कहलाती है। हाउएवर कोई भी बॉडी 100% ना रिजिड है, ना प्लास्टिक है और ना ही आपकी इलास्टिक है, कोई भी 100% नहीं है। बट हम अपनी डेली लाइफ में पत्थर, आयरन, स्टील, इनको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ये रिजिड बॉडी है, ये दबती नहीं है। बट दबती तो है, ऐसा तो है नहीं दबती, पर एग्जाम्पल के तौर पर अपनी डेली टू लाइफ में इनको रिजिड बॉडी हम बोलेंगे। ठीक है, कार्बन हुआ या फिर डायमंड हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप समझ चुके हैं क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब रीजन क्या है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनका रूट कॉज क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जैसे ही हम किसी बॉडी को कंप्रेस करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये स्प्रिंग, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। आपने इसको कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग एक फोर्स जनरेट कर लेगा अपने आप में, और उस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। और इस फोर्स को क्या कह रहे थे हम? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो बेसिकली रूट कॉज क्या है इलास्टिसिटी का? रीजन ऑफ इलास्टिसिटी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसको थ्योरी में अच्छे तरीके से लिखा गया है, वन बाय स्टेप करके, वहां से इसकी थ्योरी लिख लेंगे हम, थ्योरी भी लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मीन डिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी मीन डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस है। इससे कम डिस्टेंस करोगे तो फोर्स जनरेट हो जाएगा, ज्यादा करोगे तब भी फोर्स जनरेट हो जाएगा, है ना। दबाओगे तो फिर फोर्स आ जाएगा, और खींचोगे ऐसे तभी भी फोर्स आ जाएगा। तो आर नॉट को चेंज करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो समझा दिया था मैंने स्टार्टिंग में, बस अब इसकी थ्योरी लिखनी, वो थ्योरी हम लिख देंगे, तो इसे छोड़िए। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता की सीमा देखो क्या होती है ये। देखो भाई बच्चों, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज वी हैव ए वायर
और हमने इसको हैंग कर दिया है और इसको हम कंप्रेस करते हैं, खींचते हैं हम इसे। हमने इसको खींचा 1 मिलीमीटर, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखा कि ये वापस यहीं आ गई। फिर हमने इसे और खींचा 2 मिलीमीटर, छोड़ दिया, फिर वापस यहीं आ गई। ठीक है। फिर हमने दोबारा से इसे खींचा 5 न्यूटन के फोर्सेस से। 5 न्यूटन के फोर्सेस से हमने इसे खींचा और ये खींच गई 5 मिलीमीटर। फिर हमने छोड़ दिया, रिलीज किया इसे, तो ये वापस यहीं आ गई। ठीक है। अब 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स कर दिया हमने। जैसे ही हमने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, खींच गई, छोड़ा, वापस चली गई, लेकिन ओरिजिनल में नहीं गई। ओरिजिनल लेंथ नहीं लेके आई है। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन देखने को मिला। तो जैसे ही आप 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती। कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो वो जो 5 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन किया, फिर आपने 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन और ये 5 न्यूटन। अब 5 से अगर आप आगे जाओगे तो लिमिट जो है इसकी टूट जाएगी। इसकी लिमिट 5 तक है। अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर करने की जो इसके पास लिमिट है वो 5 न्यूटन तक है। आप इस पर 4 न्यूटन अप्लाई कीजिए, वापस आ जाएगी वहीं अपने दायरे में। 5 भी करोगे फिर भी आ जाएगी, लेकिन जैसे 5 से ज्यादा करोगे फिर ये वापस नहीं आएगी, लौट करके आएगी, लेकिन अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी। तो ये 5 क्या बन चुका है? लिमिट। इस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर गए तो खतरा है। खतरा है, फिर वो जो बीम है वो झुका का झुका ही रह जाएगा। जैसे छज्जा है, मान लीजिए ये कल मैं स्केल बता रहा था आपको, ऐसे ये आप 5 न्यूटन अप्लाई करते हो, वापस चला जाएगा ये। लेकिन जैसे अगर आप 5 से ज्यादा अप्लाई कर दोगे फिर ये वापस नहीं जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ये, फिर खतरा है। फिर ये जो देखो इसमें बैंड आ रहा है, ये बैंड ऐसे ही आया होगा क्योंकि इस पे हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया होगा, इसमें बैंड आ गया। अभी हमेशा के लिए फिक्स हो गया, अब ये नहीं जा सकता। तो ये कहलाती है इलास्टिसिटी लिमिट। लिमिट क्या है? लिमिट मैक्सिमम फोर्स 5 तक मैक्सिमम फोर्स। सबकी लिमिट होती है, हमारे इंडिया की भी लिमिट है। अगर आप इस बॉर्डर को क्रॉस करोगे खतरा है, फिर वापस नहीं आओगे लौट करके, वहीं रह जाओगे, वही पकड़ लेंगे वहीं पे। ठीक है। तो ऐसे लिमिट होती है हमारी, समझ गए? तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स up to which a body does not regain its original position। उससे अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो जो है हमारी बॉडी ओरिजिनल लेंथ को या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर नहीं करेगी। आ गई ये बात समझ में? ठीक है। तो ये यहां से यहां तक लिमिट है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम। लिखो इस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हो गई हमारी। लिख लिया आपने डेफिनेशन? लिखी नहीं? तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और न्यू टॉपिक लेते हैं, और टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस, हाँ जैसे भी है आप समझो स्ट्रेस। तो आप एडिंग लिखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम डिफाइन करना चाहते हैं। एक्चुअल में स्ट्रेस को डिफाइन करने से या स्ट्रेस को समझने से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी कितनी मजबूत है। जैसे यहाँ पर हमने दो रोड ली हमने। ये है मान लीजिए एल्युमिनियम की या स्टील की, सपोज दैट ये स्टील की है या आयरन की मान लीजिए, और एक ली हमने प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की बॉडी ली। ठीक है, दोनों को ऊपर से हैंग कर दिया हमने। अब इस पर हमने वेट लगाया। ये बारीक सा है, तार है बहुत बारीक सा। ठीक है, स्टील का जो वायर है ये बहुत बारीक है, और इस पे हमने वेट लगाया 20 kg।
20 kg इतने एरिया पर, ये जो सामने एरिया दिखता है आपको, इस एरिया पर हमने हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमने 20 kg फोर्स लगाया और इसको ऐसे खींचा और फिर 20 kg हमने इस पे अप्लाई किया, सेम 20 kg। तो हम ये देखते हैं कि ये तार टूट जाता है, जबकि ये प्लास्टिक का तार नहीं टूटता। तो अब हमने डिक्लेयर कर दिया कौन सा मजबूत हुआ, ये प्लास्टिक मजबूत हुई या स्टील मजबूत हुई? बताओ कौन सा मजबूत होता है, तार कौन सा मजबूत होता है? प्लास्टिक का मजबूत होता है, स्टील का। तो फिर ये क्यों टूट गया? क्योंकि वो पतला। तो आपका कंपेयर करने का तरीका गलत है। पहले आप दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद फिर उन पे इक्वल फोर्सेस अप्लाई करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन ताकतवर होता है। ठीक है, जब इन दोनों वायर के आप क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल कर लोगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में स्टील भी मजबूत होता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, यहाँ पर इधर देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं इसे दोबारा बनाता हूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमने फोर्स अप्लाई किया एफ फोर्स अप्लाई किया, और एफ फोर्स अप्लाई करने से ये थोड़ा बहुत खींचता है, जितना भी खींचा। तो इसके ए एरिया पर जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वायर खींच रहा है, और खींचने से हमें क्या पता चलेगा? इसकी ताकत, इसके अंदर कितनी ताकत है। जैसे स्टील लिया हमने, स्टील पे हमने 100 न्यूटन अप्लाई किया, जब जाकर के वो 1 मिलीमीटर की 1 मिलीमीटर, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होता है, तो मीन्स उसका स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, मजबूत होता है वो वायर। तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ से बनाई, ए को इधर ले जाइए, ए को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। कहाँ पे लगाया आपने? क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है, आपने ऐसे लगाया, यहाँ कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री, ये सामने और ये ऐसे लगा रहे हैं, तो एरिया तो ये रहा और फोर्स ये रहा, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रेस। ये हुआ हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या बनी? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के तरीके हमारे दो हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, हमने नॉर्मल लगाया, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस नंबर 1, नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर 90 एंगल बनता है, बस परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे, एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे, तब जो आपका स्ट्रेस होगा उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे ये है, ये हमने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, कितना एंगल बनता है यहाँ पे? 90 डिग्री। जैसे ये बॉडी है, तब इस बॉडी पर हमने ऊपर से ये फोर्स अप्लाई किया, ठीक, तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर? 90 बनता है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। एक फोर्स अप्लाई करने का तरीका और भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने एक बुक ली, ये बुक ले लेता हूं मैं, ये, और इस पे मैं ऐसे फोर्स अप्लाई ना कर करके ऐसे लगाता हूं, टेंजेंशियल, ऐसे। देखो क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गई ना, शेप चेंज हुई। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने का तरीका अलग है, हालांकि उसी सरफेस पे हो रहा है फोर्स। पहले नीचे की तरफ दब रहा था तो इसकी लेंथ कम हो रही थी, दब रहा था ये, और अब की बार ऐसे करके, तो इसके जो फेसेस है, फेसेस यहाँ से यहाँ आ गए, डिस्प्लेस हो गए, आगे की तरफ चले गए। ये जो फोर्सेस आपने अप्लाई किया है ये टेंजेंशियल है, ऐसे स्पर्श करता हुआ जा रहा है, तो इस वाले फोर्स को हम कह रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। और जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंजेंशियल कैसे? पहले ऐसे लगा दे तो ऐसे भी लगा सकते। हाँ, एंगल बनाते हुए, हाँ लगा देंगे ऐसे भी, उसमें दोनों आ जाएंगे। कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे हमें, 2 कंपोनेंट बन जाएंगे उसके। तो ये फोर्स आपने ऐसे अप्लाई किया,
इस तरीके से, और ये जो फेसिस था, ये फेसिस आपका आगे चला जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे भाई बच्चों आप? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है। एक तो एक देखो, अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये क्या कर रहा है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कर रहा है ना, तो ये हुआ एक्सटेंशन स्ट्रेस। और अगर ऐसे दबाता हूं तो ये क्या करेगा? कंप्रेस। तो कंप्रेशन बोलने लग जाएगा हम, कंप्रेशन स्ट्रेस, एक्सटेंशन स्ट्रेस, ठीक। और दोनों को मिलाकर के बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि जैसे लेंथ है ना, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में लेंथ है, लेंथ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दोनों को मिला करके इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देंगे। लॉन्ग, अगर वायर है, वायर की फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में है, तब इसी स्ट्रेस का नाम बदल के क्या रख देंगे? लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसे बॉडी है तो नॉर्मल बोलेंगे हम, जैसे ऐसे बॉडी है ऊपर से लगा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। फॉर्मूला, डेफिनेशन सबकी वही रहेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बस शेप चेंज हो रही है, फोर्स लगाने का वे चेंज हो रहा है, तो हमने नाम भी चेंज कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल स्ट्रेस और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसमें कौन सा एरिया ले हुए आप? कौन से एरिया लोगे? देखो एरिया यहाँ भी है, 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 इधर भी है। तो आपने फोर्स तो यहाँ अप्लाई किया ना, तो यही वाला एरिया लोगे, इसी को काउंट करना है एरिया। कभी आप इधर का एरिया काउंट करने बैठ जाओ, ये जिस बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया है वो एरिया लेना है। डेफिनेशन लिख लीजिए इसके, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखो, डेफिनेशन बोल रहा हूं। देखो इधर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, स्ट्रेस क्या बना है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब इधर सुनिए, ये जो फोर्सेस है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, या तो आप एक्सटर्नल फोर्स रख लीजिए यहाँ पे, या फिर ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको रख लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों इक्वल होते हैं। तो जो आपने अपनी डेफिनेशन में, जब ये चलना बंद हो जाएगा, वायर कीजिएगा ना आप, फोर्स लगाया तो ये थोड़ी खींचता रहेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई, खींचना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो आप अपनी डेफिनेशन में जो आपने वर्ड यूज किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ये रहेगा एफ अपॉन ए। यूनिट बनाइए अब इसकी, यूनिट बताओ इसकी क्या बनेगी? न्यूटन पर, ठीक है। आगे चल करके सुनिए, आगे चल करके हम फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर। हालांकि 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं आप, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं आप? प्रेशर। और वहां पर प्रेशर का यूनिट क्या था? पास्कल। तो यहाँ पे आगे चल करके हम इसका दूसरा यूनिट पास्कल भी स्टडी करेंगे, दूसरा यूनिट पास्कल होता है इसका। डायमेंशन भी बताओ, डायमेंशन बताओ इसकी कितनी बनेगी? ऊपर वाले की MLT-2 और नीचे वाले की L²। तो टोटल कितना हुआ है? ML-1। तो ये इसकी डायमेंशन, ये तो SI है, SI डायमेंशन है। CGS डायमेंशन क्या होगी इसकी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर।
और सुनिए, थोड़ा सा और सुनो। स्ट्रेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। इसकी स्ट्रेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, बोल गए आप? लिखवाया था, भूल गए। हाँ, टेंसर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि प्रेशर, जैसे बैलून लिया हमने, बैलून में हवा भरी, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो प्रेशर इधर भी वर्क करता है, इधर भी वर्क करता है, ऊपर भी वर्क करता है, नीचे भी वर्क करता है। तो क्या इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? आंसर है नहीं, सभी डायरेक्शन में प्रेशर वर्क करता है। तो ऐसी क्वांटिटी को जिनमें कोई, हालांकि डायरेक्शन तो है बट स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी है ये, टेंसर क्वांटिटी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे प्रेशर वर्क करता है इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे ही आपका स्ट्रेस भी इन ऑल डायरेक्शन वर्क करता है। कैसे? जैसे हमने एक वायर को ऐसे खींचा, तो जब हम इसको खींचते हैं तो ये वायर पतला होगा, बारीक हो जाएगा। तार को आप खींचिए तो वो जहां से आप खींचोगे वो बारीक हो जाएगा ऐसे, और जब वो बारीक हो जाएगा तो उसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज कर दे तो वो वापस से मोटा होने की कोशिश करेगा। तो अभी स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, इधर भी है, इधर भी है। अब क्योंकि आप नीचे की तरफ भी खींच रहे हैं, जब नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऊपर की भी तरफ भी लग रहा होगा, तो आ गया ना कई डायरेक्शन में स्ट्रेस, ऊपर भी आ गया, इधर भी आया, इधर भी आ रहा है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, जैसे ही आपने इस तार को खींचने की कोशिश की। तो इसलिए इसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। नोट कर करके लिख लेना इसे, नोट करके लिखना इसे। नोट, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। लिख लो इसे सामने से। सही है।